नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करने पर ट्रंप को दिया धन्यवाद। लोकसभा में राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान पर जोरदार हंगामा। राजनाथ सिंह, अमित शाह और किरेन रिजिजू ने जताई आपत्ति। सदन को गुमराह करने का लगाया आरोप। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी। एसआईआर सुनवाई प्रक्रिया में पक्षपात के आरोप में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग से की मुलाकात। आयोग पर फिर साधा निशाना। बजट के अगले दिन भारतीय शेयर बाजार में बम्पर उछाल। सेंसेक्स करीब 1000 अंक मजबूत। इंफ्रा और ऑटो सेक्टरों में बाजार में तेजी से बढ़त। मंगलवार को खुल रहा है राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर 31 मार्च तक सैर कर उठा सकते हैं लुत्फ। और सबसे पहले बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18% करने की घोषणा की है। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बताया कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं, इसका लाभ हमारे लोगों को मिलता है और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत वो खुश हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूँ।
और बेहद महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत का जिक्र अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने साझा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्धता जताई है कि दो बड़े लोकतंत्र और दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब मिलकर काम करती हैं तो दोनों देशों के नागरिकों के लिए वो बेहद फ़ायदेमंद होता है, बेहद ही वो लाभकारी सिद्ध होती हैं। ये जानकारी, सबसे बड़ी जानकारी जो साझा की गई है वो ये है कि अब मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत में निर्मित जो उत्पाद हैं, उन पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 50% टैरिफ लगाने की बात की थी और इसके क्या मायने हैं और कितना ये महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अखिलेश सुमन से। अखिलेश सुमन, अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि किस तरीके से बातचीत हुई है और सबसे बड़ी बात यह कि जो टैरिफ का मुद्दा था, जो टैरिफ भारतीय उत्पादों पर ट्रंप प्रशासन द्वारा जो टैरिफ ज़्यादा बेजा मात्रा में लगाए गए थे वो घटकर 18% तक हो रहे हैं। क्या पूरे परिदृश्य को किस तरीके से आप विश्लेषित करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे एक्साइटमेंट अमेरिका की तरफ से भी उतना ही है जितना हमारी तरफ से एक्साइटमेंट है, क्योंकि सबसे पहले भारत में जो अमेरिकी राजदूत है सर्गेई गोर, उन्होंने अपने जो एक्स हैंडल है उसके माध्यम से सिर्फ एक लाइन की जानकारी दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बातचीत। आगे की जानकारी के लिए आप इंतजार कीजिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया। उसके पहले ही हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के 3 ट्वीट आए थे। एक ट्वीट में, एक ट्रूथ सोशल कहे उनको कि ट्रूथ सोशल 3 आए थे। एक में उन्होंने कहा कि भारत और चीन को हम इनवाइट करते हैं कि वेनेजुएला से तेल निकाले। दूसरा उनका एक ट्रूथ सोशल आया, उसमें यह लिखा गया कि भारत की एक पत्रिका में उनकी तस्वीर छपी थी, उसका उन्होंने फोटो छापा जिसमें कि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। और तीसरा उनका ट्रूथ सोशल आया जिसमें उन्होंने यह कहा कि भारत और जो भारत का जो इंडिया गेट है उसका उन्होंने उसकी तस्वीर डाली और उसने बोला कि ये भारत का एक विजय का एक प्रतीक है और हम भी ऐसा ही प्रतीक, इससे भी बड़ा प्रतीक बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 घंटे से भारत के बारे में ही कुछ चीजें कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ट्रूथ सोशल दिया और बड़े ट्रूथ सोशल में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के खिलाफ जो लगाया गया टैरिफ है उसको 18% तक ले आएंगे। इसका कहने का मतलब ये देखिए कि अभी तक भारत पर 50% टैरिफ लगा हुआ है। 25% जो है उनका रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% जो है रशियन ऑयल खरीदने के लिए टैरिफ है। तो इस बारे में एक तरीके से जानकारी देते हुए जो अमेरिकी एम्बेसडर है उन्होंने इसके बारे में कहा कि 18% तक ये टैरिफ आ जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर एक सैंडल पे पूरी तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि भारत पर अमेरिका का टैरिफ 18% लगेगा। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत दुनिया का जो सबसे बड़ा खुला ट्रांसपेरेंट बाजार है, उस ट्रांसपेरेंट बाजार पर इस तरह के 50% टैरिफ लगाने का मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हुआ है और अभी जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां वाशिंगटन डीसी में है, सर्गेई वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो से भी उनकी मुलाकात हुई है। और मुझे लगता है कि इन सारी मुलाकातों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप से भी जो कम्युनिकेशन हुआ है, उस कम्युनिकेशन का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने फोन किया और फोन करके उन्होंने जानकारी दी कि हम टैरिफ को 18% तक ला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए। अब उन्होंने कुछ और भी घोषणाएं की है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से। अब उन घोषणाओं का क्या फाइन प्रिंट है वो भारतीय विदेश मंत्रालय हमें बताएगा कि इसका क्या मतलब है और उस समय हम कुछ करने की स्थिति में रहेंगे कि अन्य जो ट्रेड डील है उसका क्या नतीजा हुआ है, किस तरह का ट्रेड डील हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पे अभी एक बहुत बड़े राहत और खुशी की बात है कि जो टैरिफ 50% है उसके बारे में है कि कहा जा रहा है कि 18% टैरिफ हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए परस्पर व्यापार को संतुलित भी करेगा, लाभकारी स्थिति में भी पहुंचाएगा।
अखिलेश, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो गतिरोध था, टैरिफ का तो एक मामला था ही, जो कहीं ना कहीं गतिरोध चल रहा था आर्थिक स्थिति पर, वो भी कहीं ना कहीं समाप्त होता दिख रहा है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी शांति प्रयास है वैश्विक स्तर पर, उन शांति प्रयासों में भारत एक प्रतिबद्ध सहयोगी की तरह से अमेरिका के निर्णयों के साथ, ट्रंप के निर्णयों के साथ खड़े हैं। वैश्विक परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं संकेत। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दो तरीके से कह सकते हैं कि उनका प्रयास अभी दुनिया में चल रहा है। एक जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, 4 साल उस कॉन्फ्लिक्ट को हो गए, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो गजा पर को लेकर जो हमास और इजराइल के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं, जो युद्ध की स्थिति बनी थी, वो युद्ध विराम की स्थिति है, और किस तरह से गजा का अब पुनर्निर्माण होगा, इस पर बातचीत चल रही है। उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस भी बनाया है। उस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए उन्होंने भारत को भी आमंत्रित किया है। भारत ने अभी तक उसका कोई जवाब औपचारिक रूप से नहीं दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि सारे जो पीस के प्रयास है, शांति के जो प्रयास डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कर रहे हैं, उन सारे प्रयासों का भारत समर्थन करता है। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि रिमार्केबल बात है, क्योंकि देखिए, भारत भी लगातार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहा कि महोदय, यह युद्ध का समय नहीं है। तो निश्चित तौर पे इस बात को दुनिया ने बहुत ही गंभीरता से लिया था, और डोनाल्ड ट्रंप अब जब शांति के प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत ने जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कही थी, उसी लाइन पे है ये। चाहे वो रूस का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, या इधर गजा में शांति की बात हो, गजा के पुनर्निर्माण की बात हो, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये पीस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को सहयोग की बात कही गई है, यह भी एक तरीके से कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ये प्रयास है, उस प्रयास की गंभीरता, और भारत इस बारे में जो लगातार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करता रहा है, उसकी भी गंभीरता को दर्शाता है कि किस तरीके से दोनों देश जो है और दोनों नेता इस बात पर कन्वर्ज कर रहे हैं कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। जो विभिन्न तरह के झगड़े हैं, विभिन्न तरह के मतभेद हैं, उन मतभेदों को दूर करने का, तो इसमें भी समर्थन करने का मतलब यह है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां से अगर समर्थन मिल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को भी एक और ज्यादा गति मिलेगी और नई ऊर्जा मिलेगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी मैं बताऊं, देखिए कि एक तरीके से कहें कि इजराइल से हमारे संबंध काफी अच्छे हैं, और उसके बाद हमारे फिलिस्तीनियन जो लोग हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। भारत फिलिस्तीन के पूर्ण राष्ट्र का निर्माण का समर्थन करता है, जो कि इजराइल के अगल बगल रहकर दोनों एक दूसरे को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखेंगे, साथ साथ काम करेंगे। उस तरीके से दूसरी तरीके से रूस के साथ भी हमारे संबंध काफी मजबूत है, काफी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से लगातार हमारे संबंध बढ़ते गए हैं, और यूक्रेन के साथ भी हम लगातार शांति के लिए जो भी संभव हो सकता है करते रहे। तो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो कथन है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, और ये घटनाक्रम बताते हैं कि किस तरीके से भारत अपने हितों को और अपनी प्रतिबद्धताओं को, अपने आर्थिक हितों के लिए किसी भी स्तर पर दबाव में नहीं आया। जिस तरीके से अन्य देशों पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए, अन्य देशों पर टैरिफ बढ़ाते हुए वो एक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाप्त होता दिखा है जब अमेरिका ने खुद घोषणा की है और अब टैरिफ कम होंगे। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो टैरिफ के अलावा जो ट्रेड डील है, अब कहीं ना कहीं ये भी आता दिख रहा है आने वाले दिनों में कि इस पर भी हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख दिखेगा, क्योंकि टैरिफ के बाद कहीं बेपटरी होती जा रही थी ट्रेड डील, और अब भारत ने इससे पहले ही ईयू के साथ एफटीए किया, कई देशों के साथ एफटीए किया। तो भारत की आर्थिक गति, प्रगति और साथ ही साथ जो समझौते हैं, अमेरिका कहीं ना कहीं एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पर आता दिख रहा है कि भारत से उसके व्यापारिक वाणिज्यिक संबंधों को जो गतिरोध था वो भी समाप्त होगा आने वाले दिनों में। हाँ, निश्चित तौर पे बातें जो है इसी दिशा में है। अगर टैरिफ कम हुआ है तो व्यापार के बीच में जो अड़चने हैं वो भी कम हुई है, तभी ये टैरिफ कम करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। और जो कुछ मुद्दे हैं जो जिन पे कि भारत का एक कह सकते हैं कि अपने जो ऐसे क्षेत्र हैं, कृषि के क्षेत्र हैं, डेयरी के क्षेत्र हैं, जो हमारा जो एक तरीके से कहे कि ये जो पूरा जो एनिमल हस्बेंड्री का पूरा जो है उसको हम बचाना चाहते हैं।
उसमें जो बॉटम लाइन यह रहेगा कि जो ऐसी चीजें हैं जो भारत जिसमें मजबूत नहीं है, उन चीजों का आयात हो सकता है। मान लीजिए एवोकाडो है, एवोकाडो एक ऐसा है जो कि भारत में नहीं उगता है, अगर उसको कोई अमेरिका की तरफ से भेजना चाहे तो भारत में उसका स्वागत हो सकता है। तो इस तरह के जो जो है कि हमारे जो कोर सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर का जो कोर सेक्टर है, उस कोर सेक्टर को अफेक्ट नहीं करने वाली जो चीजें होंगी, निश्चित तौर पे व्यापारिक समझौते में वो बातें शामिल हो सकती हैं। तो कह सकते हैं कि एक जो मतभेद के बिंदु थे, वो मतभेद के बिंदु निश्चित तौर पे बहुत ही कम हुए हैं। और अगले आने वाले दिनों में इस बात की पूरा जो ब्लूप्रिंट है, जो पूरा रोड मैप है भारत और अमेरिका के बीच का ट्रेड डील का, कि जिस तरीके से अभी भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ, उसी तरह से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जो होगा, उसका एक पूरा जो एक रोड मैप होगा, किस तरह से किस किस क्षेत्रों में होगा, उसका भी अभी आने वाला है। लेकिन इतना तो अभी कहा ही जा सकता है कि बात जब यहां तक आई है तो निश्चित तौर पर बहुत दूर से होकर आई है और बहुत दूर तक सहमति बनी है। जी। और एक चीज और संकेतों में ट्रायम्फल आर्क, विजयी जो है आर्क उन्होंने संबोधित किया इंडिया गेट को, और ये भी प्रतिबद्धता जताई कि इससे बड़ा और बेहतर हम बनाएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं कि भारत के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका की नीतियां संबंधों को और नया विस्तार देने के लिए, नया होराइजन देने के लिए कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं इस लिहाज से? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है सो एक तरीके से उनकी जो भाषा होती है वो काफी एक्साइटमेंट वाली भाषा होती है, और उनकी जो तुलना होती है वो भी काफी अद्भुत तरीके की होती है। तो ये जो हमारे जो बना हुआ है इंडिया गेट, आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद ये बना था, और उसमें जो हताहत सैनिक हुए थे उनके याद में बनाया गया था। तो निश्चित तौर पे एक प्रतिबिंब है कि भारत किस तरीके से वर्ल्ड वार में लड़ते हुए भारत के सैनिकों ने शहादत दी थी, और उसकी याद में वो बनाया गया था, जिससे कि दुनिया में एक कह सकते हैं कि फासिस्ट जो फोर्सेस थे, नाजी फोर्सेस थे, उसके खिलाफ लड़ाई में भारत खड़ा रहा था, भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, तो उसकी स्मृति में बनाया गया था। और कहीं ना कहीं संकेत यह है कि हम और ज्यादा दृढ़, मजबूत और ज्यादा विस्तारित करेंगे परस्पर संबंधों को। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण खबर पर विश्लेषण करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर सेना को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने और सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। संसद में आज राहुल गांधी के पूरे आचरण को देखकर हम सबों को बहुत पीड़ा हुई है। सेना को बदनाम करना, सेना के आत्मविश्वास को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत बन गई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है उनका। याद करिए, जब बालाकोट हुआ था तो उन्होंने सबूत मांगा था कि नहीं? जब उरी हुआ था तब उन्होंने सबूत मांगा था कि नहीं? उन्होंने ये भी कहा था कि सेना की शहादत पर राजनीति हो रही है। ये उनके शब्द हैं। भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे भारत विरोधी है। लोकसभा में राहुल गांधी के चीनी घुसपैठ वाले बयान पर पलटवार करते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि अपने झूठे बयान के लिए उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख को भी नहीं बख्शा। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके भारत और उसके सशस्त्र बलों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण माहौल बना रहे हैं। भाजपा के दोनों नेताओं ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे के चीन पर दिए गए एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। यह वीडियो उस समय का है जब डोकलाम विवाद हुआ था। मार्च 2021 के इस वीडियो में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे चीनी घुसपैठ का जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख इसमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। नरवणे ने बताया था कि हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे इस पूरी स्थिति से शुरू होने से पहले थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो समझौता हुआ है वापसी और समान सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। उनके मुताबिक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को इसी व्यापक नजरिए से देखा जाना चाहिए ताकि दोनों देशों के हित में स्थिरता बनी रहे। Not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security.
So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost, that's right. बजट 2026-27 के बाद रेल मंत्रालय ने देश भर में रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण का खाका साफ कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यवार रेल बजट का ब्यौरा साझा किया, जिसमें बुलेट ट्रेन, इकोनॉमिक कॉरिडोर और अमृत भारत स्टेशनों पर खास जोर दिया गया है। किस राज्य को कितना बजट मिला और यात्रियों को क्या क्या सौगातें मिली, आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेलवे के लिए राज्यवार आवंटित किए गए बजट का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देगा। उत्तर प्रदेश को 20,012 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ रुपए मिले हैं। ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से राज्य को बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कांग्रेस शासन की तुलना में 4 गुना अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाले समय में मेल ट्रेनों की संख्या दोगुनी हो सकती है। पंजाब को 5,673 करोड़, हरियाणा को 3,566 करोड़ और उत्तराखंड को 4,769 करोड़ रुपए मिले हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर काम तेजी से जारी है। यूपी को दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी 2 बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की सौगात दी गई है। दिल्ली से वाराणसी का सफर 3 घंटे 50 मिनट और वाराणसी से सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। एक बार फिर रिकॉर्ड बजट एलोकेशन हुआ है रेलवे का 20,012 करोड़। उत्तर प्रदेश के लिए 2 नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स का सैंक्शन किया है कल बजट में। पहला है दिल्ली से वाराणसी, दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी। महाराष्ट्र को 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मुंबई, पुणे और पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजनाओं पर काम तेज है। पुणे से हैदराबाद का सफर सिर्फ 1 घंटे 55 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी जारी है। महाराष्ट्र के लिए भी रिकॉर्ड बजट आवंटन हुआ है, करीब 24,000 करोड़ रुपए का। टोटल प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में बुलेट और फ्रेट कॉरिडोर सब मिला के 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। और महाराष्ट्र को 2 नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स मिले हैं, एक तो मुंबई से पुणे और दूसरा पुणे से हैदराबाद। राजस्थान को 10,028 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। राज्य में 56,863 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं और 85 अमृत भारत स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। राजस्थान के लिए बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन है 10,228 करोड़। पहली बार 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट एलोकेशन हुआ राजस्थान के लिए। राजस्थान का ये बजट एलोकेशन कांग्रेस के समय में जितना बजट मिलता था उससे 15 गुना ज़्यादा है। कर्नाटक को रिकॉर्ड 7,748 करोड़ रुपए मिले हैं। बेंगलुरु हैदराबाद और बेंगलुरु चेन्नई बुलेट ट्रेन से यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी। तमिलनाडु को 7,611 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चेन्नई बेंगलुरु और चेन्नई हैदराबाद बुलेट ट्रेन घोषित की गई है। गुजरात में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में हर मौसम में रेल सेवा के तहत जम्मू श्रीनगर वंदे भारत का सफल संचालन और बारामूला उड़ी रेल लाइन का DPR तैयार किया गया है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 देश को बुलेट ट्रेन, इकोनॉमिक कॉरिडोर और आधुनिक स्टेशनों के जरिए विकास की रफ्तार से जोड़ने का रोड मैप पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे को लेकर 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे की सिफारिश करता है। 16वें वित्त आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में जो नया फार्मूला अपनाया गया है उसका सबसे ज़्यादा फायदा दक्षिण के राज्यों को मिलेगा। देखिए अजय मिश्र की खास रिपोर्ट। देश के 16वें वित्त आयोग ने अगले 5 साल के लिए राज्यों को केंद्र के टैक्स पूल से मिलने वाले हिस्से को 41% पर ही रखा है, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया है। ये फैसला 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू होगा, लेकिन हिस्सेदारी तय करने का फॉर्मूला बदल दिया गया है, जिससे कई अमीर और औद्योगिक राज्यों को ज्यादा फायदा मिला है। खासकर दक्षिण और पश्चिम के कुछ राज्य खुश हैं, जबकि उत्तर के बड़े और गरीब राज्यों को थोड़ा झटका लगा है। नए फार्मूले से कुछ राज्यों के हिस्सेदारी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सबसे ऊपर कर्नाटक है, जिसका हिस्सा 3.6% से बढ़कर 4.13% हो गया है। केरल की हिस्सेदारी 1.9% से बढ़कर 2.3%, आंध्र प्रदेश को 4% की बजाय केंद्रीय टैक्स का 4.2%, तेलंगाना को 2.10% की जगह 2.17% और तमिलनाडु को 4.079% की जगह 4.097% हिस्सेदारी दी जाएगी। इस तरह दक्षिण के 5 राज्यों को 15वें आयोग की अपेक्षा 16वें आयोग की सिफारिशों के आधार पर 18,330 करोड़ रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। डीडी न्यूज के विशेष प्रोग्राम में व्यय सचिव ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट बजट में पेश की गई है और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। आयोग ने अब राज्य विशेष या सेक्टर विशेष ग्रांट्स के बजाय लोकल बॉडीज पर ध्यान दिया है। Central government believes that it's a sort of whole of government, whole of country kind of development. All the tiers of government has to be developed, and that also has been accepted. Then there are various other grants which go to the states. In fact, some portion of the so-called central sector schemes also go to the state. So altogether about 25 lakh crore resources go from central government to the state governments, and we believe that it will be a big boost to the state governments in the coming 5 years for their various development initiatives. 2026 से 2031 के बीच ग्रामीण और शहरी लोकल बॉडीज को कुल 7.91 ट्रिलियन रुपए मिलेंगे, जिसमें 60% ग्रामीण और 40% शहरी क्षेत्रों के लिए रखा गया है। पैसों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर पानी, सफाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। डीडी न्यूज के लिए अजय मिश्र की रिपोर्ट। 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में भारत के शिक्षा और कौशल इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है और इसमें ऑरेंज इकोनॉमी और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए खास ध्यान दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारत के एवीजीसी सेक्टर की तेजी से हो रही ग्रोथ पर जोर दिया, जिसमें 2030 तक लगभग 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की जरूरत होने की उम्मीद है। इसे रिपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई को देश भर के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजेस में एवीजीसी लैब स्थापित करने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। ऑरेंज इकोनॉमी, इंडिया's एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. इस पहल का मकसद छात्रों को इंडस्ट्री से जुड़े क्रिएटिव स्किल्स से लैस करना है और नए जमाने के रोजगार के अवसर खोलना है। आईआईसीटी के सीईओ विश्वास देवस्कर ने डीडी न्यूज को बताया कि सरकार का ये फैसला भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। The need for this boost in the economy, and this is a task-oriented economy. If you ask me, it is, it's not a mundane one. It's a task-oriented one. We need to make this happen because this IICT is poised to be IIT stroke an IIM for the AVGC sector. These kind of modalities are something which the government is pushing for, which is excellent. This will develop the ecosystem into a very professional organization.
फिक्की के एवीजीसी XR सेक्टर के चेयरमैन और ग्राफिटी स्टूडियोज के को-फाउंडर मुंजाल श्रॉफ ने बताया कि घोषणा ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सरकार के लॉन्ग टर्म विजन को दिखाती है। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का विजन अब साफ तौर पर आकार ले रहा है। There is a long-term plan. There is a long-term plan to boost the orange economy, to boost the AVGC XR sector. And I think moving forward, we will see more such policy initiatives being announced. The overall vision of Create in India and Create in India for the world is slowly coming to fruition. इस कदम को भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत करने और तेजी से बढ़ते डिजिटल सेक्टर में शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में एवीजीसी लैब्स को सपोर्ट देकर बजट साफ तौर पर क्रिएटिविटी को नौकरियों से जोड़ रहा है और साथ ही तेजी से बढ़ते क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एक नई पीढ़ी क्रिएटर्स की तैयार कर रहा है। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में आयुष सेक्टर के लिए कई ऐतिहासिक और अहम घोषणाएं की गई हैं। बजट में भारत को मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनाने का स्पष्ट विजन रखा गया है और इसमें गुणवत्ता, शोध और रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच पर विशेष जोर दिया गया है। आयुष प्रणालियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े कार्यों के लिए 20% अतिरिक्त बजटीय प्रावधान भी किया गया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जामनगर की निदेशक प्रोफेसर तनुजा नेसरी ने इन फैसलों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे आयुर्वेद और आयुष को वैश्विक पहचान मिलेगी। निर्मला सीतारामन जी ने एक बहुत बड़ी आयुष के लिए उपलब्धि जैसी बात करी और 20% बजट में बढ़ोतरी हुई, जिसमें जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो इटरा होस्ट करता है अभी, तो उसके भी बढ़ोतरी के लिए उसको अपग्रेड करने की बात हुई, जिसमें रिसर्च अनुसंधान से लेके एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्म जितने भी प्रोग्राम्स है उसके लिए बढ़ावा दिया जाएगा और जिससे आयुर्वेद विश्व पटल पे अपनी एक छाप करने के लिए उसको एक मदद होगी। राजधानी नई दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का आयोजन किया, जिसमें आर्द्र भूमियों और सांस्कृतिक ज्ञान के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी शामिल हुए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का आयोजन नई दिल्ली के असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में किया। इस अवसर पर आर्द्र भूमि और संस्कृति के संबंध को रेखांकित किया गया। इस वर्ष की थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, जिसमें पारंपरिक और आदिवासी प्रथाओं की भूमिका पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 98 हो गई है, जो आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुराना पारंपरिक एक जुड़ाव रहा है वेटलैंड से। सारे तालाब, झील, पोखरे, नदियां हम लोगों के समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और आज मुझे खुशी है कहते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां पहले केवल 26 हमारे यहाँ रामसर साइट्स थे, आज 98 रामसर साइट्स हो गए हैं। ये दिखाता है, दर्शाता है हम लोगों के सरकार की जो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, एनवायरनमेंट का संरक्षण करने के लिए, उसके लिए जो हम लोगों का कमिटमेंट है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि आर्द्र भूमि न केवल जैव विविधता को समृद्ध करती है, बल्कि आजीविका को सहारा देती है और स्थानीय परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। ये हम लोग पूरी तरह से इसको आगे बढ़ा। एनवायरनमेंट, पर्यावरण हमारे समाज के लिए बहुत ही जो उसका उपयोगिता है और जो उसका महत्व है, इसको लेकर हर जगह हम लोग इसकी बात उठा रहे हैं। कार्यक्रम में आर्द्र भूमि और जैव विविधता पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नए रामसर स्थलों के लिए राज्यों को सम्मानित किया गया और कल्चरल वंडर्स ऑफ रामसर साइट्स के दस्तावेज का विमोचन किया गया। दिल्ली के अंदर भी वेटलैंड्स को रिजुविनेट करने की एक बहुत बड़ी मुहिम हमने चलाई है। दिल्ली के अंदर
इन सब वेटलैंड्स को वापस रिस्टोर किया जा सके, इसका टाइमलाइंस सेट की गई हैं। और आज यहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ और सबके साथ एक शपथ ली गई, किस तरह से हम वेटलैंड्स के बचाएंगे, किस तरह से उसको पर्यावरण से बचाएंगे, किस तरह से उसको दूषित होने से बचाएंगे। कार्यक्रम का समापन समुदाय के साथ संवाद और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण के साथ किया गया। संरक्षण और लोगों की भागीदारी के संदेश के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 ने आर्द्रभूमि और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के भारत के संकल्प को फिर दोहराया है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।